हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस की त्रैमासिक परीक्षा 2026 की बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर बताने वाले हैं, जो आप सभी के त्रैमासिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2026 का साइंस के पेपर देने वाले, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ इस पेपर को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा, और इसी समय में आपको इस पूरे पेपर को हल करना है। और ये पूर्णांक 70 का रहेगा, और कहीं कहीं आपको 80 को भी देखने को मिल जाएगा, तो पूर्णांक को लेकर आपको घबराना नहीं है। और बाकी आप सभी लोग इस साइंस के पेपर को कितना बेहतर तरीके से तैयार करते हो, ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है, उतना ही अच्छे आपके नंबर, आपके मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश है। प्रारंभ का जो आपको 15 मिनट दिया जाएगा ना, वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट के समय में आपको लिखना नहीं स्टार्ट करना है, बल्कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को इस साइंस के जरूर एक बार ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से देखिए खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। और हम आपको बता दें कि ये आप सभी के क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है 100%, ठीक है। बाकी ये आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए भी 30% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड परीक्षा में भी हर साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, इस पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह आपके लिए 2 बेनिफिट देगा। ये एक तो आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपके बोर्ड परीक्षा, ठीक है। और हाल ईयरली में भी इसी पेपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उपखंड क, क्योंकि आपका साइंस 3 उपखंडों में विभक्त है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पेपर में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है क, यानी कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आग का निकट बिंदु होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत। तो देखिए स्वस्थ आग है तो उसका निकट बिंदु पूछ रखा है, ठीक है, दूरस्थ बिंदु नहीं, निकट बिंदु, तो वो 25 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेमी, और ये उत्तल दर्पण है तो प्लस में रखेंगे, तो 20 सेमी, और उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी इसका जो आर का मान है इसी को आपको निकालना है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी f बराबर r/2, इसे पक्षांतर कर सकते हैं। तो हमें वक्रता त्रिज्या ही निकालना, r बराबर 2 इंटू ये फोकस दूरी कितना दिया है, 20, तो 20 ऐसे लिख दीजिए, 20 सेमी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 सेमी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, 40 सेमी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी पेपर में आप सभी के आता है। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, जिसकी सिंबल कुछ इस तरीके से होती है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर, जो आप लोग देखे होंगे जनरेटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक लेंस की क्षमता, यानी कि +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए सूत्र होता है क्षमता का, यानी यहाँ पे अगर हम फोकस दूरी बराबर निकालेंगे तो यह बराबर 100/p होता है, ठीक है। और ये होता है, यानी p बराबर अगर हम निकालेंगे तो 100/f, ये क्षमता का सूत्र होता है। अब इसी पर आपको रखकर निकालना है, हमें फोकस दूरी निकालना है। क्षमता कितना, p बराबर कितना दिया है, +2 डायोप्टर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रख करके निकाल देना, यह बराबर 100/2, और ये इससे कट जाएगा 50 बार में 50 सेमी, प्लस का 50 सेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 50 सेमी। अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर का, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
होता है। कितनी होती है? तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार होता है बी प्रोपोर्शनल 1/, ठीक है, और आर होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे किसी धारावाही चालक के कारण उसमें आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो आर के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं और उसके बाद आर यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, तो ये क्या है, इसके आर जो है ये बी के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो वही हो जाएगा कि आर और आर क्या है, आर के अनुक्रमानुपाती बी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसको अलग से बता रहे हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस है, कौन सा लेंस इसमें प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना दू यानी दूरदृष्टि है तो इसके लिए यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपखंड ख क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हर साल आता है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 0, 1, 7 या 14, तो वो 7 होता है क्योंकि शुद्ध जल एक उदासीन होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नाउ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु करती है, ठीक है, तो वो है सोडियम यानी Na है, यही करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन 10 है, प्रोपेनेन में क्रियात्मक समूह है, तो देखिए नेन है यानी CHO को नेन कहते हैं, नल कहते हैं एक तरह समझिए, ठीक है। अल मतलब अल कहते हैं, तो यहाँ पे नेन लिखा हुआ है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, यहाँ पे H यानी CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHO। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है कि वो प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, ठीक है, क्या कही जाती है? तो वो संक्षारण कहलाता है, जिसको कहते हैं ना मूर्छा लग गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का देखिए जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सी धातु करती है? तो देखिए Zn करती है। यही क्या करती है कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित, जैसे हम Zn प्लस HCl ले लेंगे ना, तो यहाँ पे Zn Cl जिंक क्लोराइड प्लस ये हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन के हेल्प से आप लोग सीख सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे जिंक। अगला देखिए क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किस प्रकार होता है, ठीक है, तो वो जल का वहन यानी जल का संवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर यहाँ पे फ्लोएम आ जाता है तो वो खाद्य पदार्थों का फ्लोएम जो संचारण करता है, ठीक है, वहन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, ठीक है। तो किस दिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है? बादलों वाले दिन, जिस दिन बादल घेरे रहते, धूप नहीं निकलता है, उस दिन जो सौर ऊर्जा होता है वो कहाँ काम करता है, नहीं करता है, तो वही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला नंबर 16 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा? तो सोचने के लिए भी है, हम लोग सोचते भी हैं मस्तिष्क से ही यानी दिमाग से, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए ये भी मादा यानी अंडाशय जो, ये भी मादा जनन का, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी। ये शुक्रवाहिका जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, मादा में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, और इससे पहले हम आप सभी को बता दें क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के पेपर हमारे चैनल पे बन चुकी, त्रैमासिक, हाफ ईयरली, बोर्ड परीक्षा सभी पेपर, ठीक है, और त्रैमासिक के भी हर एक सब्जेक्ट के पेपर बने। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं देखे जल्दी से उस पेपर को आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, प्लेलिस्ट से देखिए या तो चैनल पे विजिट करके देखिए। लेकिन आप सभी लोग सभी पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जा रही है, हर एक सब्जेक्ट। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मात्र 1 मंथ में, ठीक है, कंटिन्यू आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बहुत ही
अच्छे नंबर लेकर के आओगे और बिल्कुल टॉपर बन करके आएंगे, क्योंकि ये हमारे चैनल का, ठीक है, इस बार का नहीं बल्कि हर साल का ये रिकॉर्ड है कि 1 महीने में टॉपर बनाने वाला हमारा चैनल है। आपको ऐसा ऐसा हम कंटेंट देंगे, ऐसी ऐसी, ठीक है, पीडीएफ, आपको ऐसी ऐसी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग कम पढ़कर भी टॉपर बन पाओगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आ चुकी है, चैनल पे जरूर देखिए, ठीक है। संपूर्ण तैयारी ऑल सब्जेक्ट की करा दी जा रही है चैनल पे, तो जल्दी से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो अभी तक नहीं देखे, चैनल पे तुरंत आइए, विजिट करके सभी वीडियो को जरूर देखिए। यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है? तो लार, जठर रस, पीत रस या अग्नाशय, तो वो पीत रस स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए लसिका में नहीं पाए जाते, तो लसिका का जो रंग होता है वो यानी कि तरल पदार्थ लसिका है, और इसका पानी के कलर का रंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 20 नंबर में कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा जो है उसको किस तरीके से भोजन मिलता है जिससे उसका विकास होता है? तो वो प्लेसेंटा के हेल्प से मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो एक अच्छे नंबर लेकर के आएंगे साइंस में। अगला देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपको उपखंड क यानी सबसे पहले भौतिक विज्ञान से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले नंबर का क क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में, ठीक है, प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग आपको लिखनी है, और ये आप सभी के पेपर में टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बारे में आप सभी को किस तरीके से लिखनी है, यानी कि देखिए सबसे पहले कि उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सदैव क्या बनता है? आभासी बनता है, यानी वो दिखाई नहीं देता है, आभास होता है सिर्फ, और यानी इमेजिंग किया जा सकता है। और सीधा बनता है, जब भी बनता है वो क्या बनता है? सीधा, यानी ए और बी, सीधा बनता है। और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु अगर इतना बड़ा है 10 सेंटीमीटर का ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। और वस्तु के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेना आपको ज़रूरी है। पहला देखिए, मोटर गाड़ियों और वाहनों में लगाया जाते हैं, उनके शीशा जो होता है ना, जैसे मोटर गाड़ी हो गया, ट्रक और हो गया कार, बस, तो आप लोग देखते होंगे कि एक साइड में इस तरीके से, जैसे जहाँ पे भी ड्राइवर रहते हैं उनके बगल में ही, ठीक है, ऐसे उनके बगल में ऐसे शीशा छोटा सा लगा होता है, ठीक है। तो वो शीशा में देखोगे तो बार बार कार वाले, बस वाले भैया जी उसमें देखते हैं, ठीक है। उसमें इसलिए देखते हैं क्योंकि उससे पीछे जो आती है गाड़ियाँ वगैरह ना, उसमें चाहे बहुत दूर भी रहेगी, अगर वो सीधी एकदम सड़क पे चल रही ना, तो वो जो है गाड़ियाँ उनको उसमें, वाहन उसमें शीशे में अच्छे तरीके से दिखेगी कि किधर है, किस साइड में है, ठीक है। तो हमसे पास ले रहा है या हमारे जस्ट पीछे है, तो ये चीज़ें जो है यानी गाड़ियों में होते हैं, जो वाहन होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, ये शीशा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में और बसें में, और पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ठीक है, पास वो दृश्य दर्पण इसको कहते हैं। और इसके अलावा सड़कों और जो है गलियों में सुरक्षा के लिए अंध मोड़ पर सड़क परावर्तन के रूप में भी लगाए जाते हैं इसको। और इसके अलावा जैसे कान हो गया, कान की आंदोलनिक जांच करने के लिए, उसके अंदर देखने के लिए ना, इसी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहले नंबर का ख क्वेश्चन, यानी प्लस 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो यहाँ पे 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब आपको देखिए इसको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्षमता दिया है वो कितना दिया है? प्लस 20 डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन में आपके क्षमता दिया है प्लस 20 डायोप्टर। और उसके बाद अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? फोकस निकाल देंगे
क्योंकि फोकस दूरी निकल जाएगा क्योंकि क्षमता दिया है। यह बराबर 100/p, इस सूत्र से निकाल दीजिए। 100 यहाँ पे रखिए और p के जगह 20 रखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 सेमी आ गया, प्लस का 5 सेमी। अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.05 मीटर। इस तरीके से दोनों आंसर ये होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फोकस दूरी निकल गई और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, v बराबर यानी -25 सेमी, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब आप सभी को लेंस के सूत्र से निकालना है, यहाँ पे लेंस की फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/v और -1/u ये होता है। अब 1/f का मान क्या रखेंगे हम, 5 सेमी रखेंगे। तो यहाँ पे 1/5 बराबर 1/v का मान कितना है, यहाँ पे v का मान -25, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी -25 रखेंगे और -1/u का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए इसको हम 1/u को जो है यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/25, क्योंकि ये जो है -25 बराबर की इधर +25 हो जाएगा आएगा तो 1/25 और उसके बाद यहाँ पे -1/5 और ये जो है प्लस में है बराबर की इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -25 है, यहाँ पे लगा हुआ है, -25 अपने जगह पर है, 1/5 इधर आएगा बराबर के, तो ये कितना हो जाएगा -1/5, ठीक है। तो -1/5 हो गया। तो यहाँ पे 25 से कम 25 -1 और उसके बाद यहाँ पे 5×5 = 25 यानी -5। तो यहाँ पे -5 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, -6 और यहाँ पे 25। तो u बराबर यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे आ गया -6/25, ठीक है। u बराबर कितना आ गया। अब इसी मान को अब आपको रख देना है किसमें, आवर्धन के क्षमता के सूत्र में। तो आवर्धन की क्षमता m बराबर क्या होता है, v/u। अब यहाँ पे देखिए v का मान क्या है, v का मान -25 है, तो -25 रख लीजिए बटा कि u बराबर इतना लिखे। अब इसको v अगर u बराबर सिर्फ हमें लिखना होगा ना, तो ये हो जाएगा 25/-6 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -25 हो गया। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे रख दोगे तो -25/6 हो जाएगा। अब देखिए -25 यानी यहाँ पे जो -25 है इसके बटे कुछ नहीं है, तो इसको हम जब ऐसे करेंगे तो ये -25 हो जाएगा और बटे इसको 1 रखा जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे पलट के रखा जाता है, यानी इंटू करेंगे जब इसका हम, तो ये हो जाएगा 6/25 -25 मर गए, कट गए। और यहाँ से m बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, सिर्फ 6 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए दूसरे नंबर का क, एक मोमबत्ती किसी पर्दे पर 90 सेमी की दूरी पर रखी है, 20 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और, ठीक है, पर्दे के बीच कहाँ रखे कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट हो। ये आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में है, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है पहले कि यहाँ पे मोमबत्ती पर्दे के बीच की कुल दूरी जो है यानी लंबाई कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि वस्तु मोमबत्ती की लेंस से दूरी हम मान लेते हैं कि -u अगर दूरी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u + v बराबर 90 और v बराबर 90 - u, ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फोकस दूरी हमें उत्तल लेंस का निकालना दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 20 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ पे f बराबर उत्तल लेंस है तो +20 सेमी। अब यहाँ से अब लेंस की सूत्र लगा दीजिए, 1/f यहाँ पे 1/v और -1/u। 1/f का मान 20 दिया है बराबर 1/v का मान 90 - v -1/-u। 1/90 - u प्लस
1/u। 1/20 यहाँ पे हो जाएगा बराबर u प्लस 90 माइनस u बटे के u 90 माइनस u बराबर 1/20 बराबर 90/90u माइनस v का u का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। u का यहाँ पे 2u है तो u का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 90u माइनस u का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, 1800 और u के स्क्वायर बराबर माइनस 90u प्लस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी को द्विघात समीकरण को आपको हल करना है तो u का स्क्वायर बराबर माइनस 60u माइनस 30, यानी इसको हम 90 को क्या लिख सकते हैं 60 और 30 और यहाँ पे प्लस 1800 बराबर 0। u को कॉमन ले लेते, u माइनस 60 माइनस 30 u माइनस 60 बराबर 0। u माइनस 60 और इसमें आ जाएगा u माइनस 30 बराबर 0। और यहाँ पे यानी अतः बाद में क्या आ गया u बराबर हमें 30 प्राप्त हो गया 30 सेमी, या हमें u बराबर 60 सेमी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चाहिए। लेंस को मोमबत्ती से 30 सेमी या 60 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हल कर लेना पूरा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे तरीके से ले लीजिए पूरा। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा में देखिए, अगर आप लोग सवाल हल नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं संक्षिप्त चीजें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सचित्र के साथ आपको लेकिन चित्र बनाकर समझाना है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण की विधि सचित्र समझाइए। निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों में से एक जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा और इस क्वार्टरली एग्जामिनेशन पेपर में भी आएगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत ही इजी है। मायोपिया, यह आँख का वो दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है। यानी आँख, जब कोई भी व्यक्ति को आँख में निकट दृष्टि दोष है ना, तो उसको निकट की वस्तु बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगा। यानी अगर वो इसको हम कहेंगे कि ये वर्ड को पढ़ो तो वो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेगा। ठीक है, अगर ये हम कहें कि यहाँ से जैसे कि कुछ दूर पे कोई चीज़ें रखी गई, उसको कहेंगे कि वो क्या चीज़ें रखी गई है ना, तो दूर की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ठीक है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण भी लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात रेटिना लेंस से अधिक दूरी हो जाता। और इसके अलावा निकट दृष्टि दोष है तो आपको ट्रिक याद कर लेना, ना दू, यानी निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज करना होगा, अवतल लेंस का। चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे निवारण का आपको सचित्र वर्णन सभी चीज़ें बना लेनी है, किस तरीके से निवारण करेंगे चित्र बना करके। ठीक है, ऐसे आँख का आपको ऐसे गोला ऐसे इस तरीके से बना करके, ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसके निवारण के लिए यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे अवतल लेंस इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से, और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी इस तरीके से होकर के यहाँ पे ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक तार के सिरों का बीच यानी सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 4 नंबर में ये क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को इसको सवाल है, इसको हल करना होगा। सबसे पहले विभवांतर जो है, यानी तीसरा क्वेश्चन, विभवांतर 1.5 वोल्ट दिया है और समय भी दिया है कितना, 20 सेकेंड समय दिया है।
और उसके बाद ऊर्जा भी दिया है, ऊर्जा कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, इसको W से शो करते हैं, W बराबर 15 जूल, इस तरीके से दिया है। अब देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बराबर ऊर्जा बराबर W, और ऊर्जा यानी W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू, ठीक है, और धारा I इंटू समय T। अब इसी पर आपको लगाना है। W का मान कितना है 15 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 15, और उसके बाद बराबर वोल्ट का मान 1.5 इंटू धारा का मान हमें निकालना है इंटू समय का मान दे दिया है। और यहाँ से 15 अपनी जगह पर, और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना के 30, इसको 1.5 को 15 समझिए, 15 दूना के 30 इसमें गुणा कर दोगे, और एक जीरो से हट जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर 30 इंटू I। अब यहाँ पे I बराबर इसे हम लिख सकते हैं 15, ये अपनी जगह पर, ये बटे में हो जाएगा, बराबर की इधर आ जाएगा तो 30, ठीक है। अब यहाँ पे 5 3 15 और 5 6 30, और यहाँ पे 3 कम 3, और यहाँ पे 3 दूना के 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा I बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले की जाएगा नहीं 0, और 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एम्पियर, धारा का मतलब एम्पियर, यही इसका आंसर है। पूरा नोट कर लीजिए, इसी तरीके से बस सूत्र याद है तो आप लोग इसको हल कर लोगे बहुत ही आसान तरीके से। और अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग अथवा में है, इसको कीजिए या इस क्वेश्चन को। 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे जलाओगे, किस तरीके से होगा। तो परिपथ की कुल शक्ति कितनी है, तो देखिए P यानी टोटल पावर जो है उसके बराबर सूत्र हो जाएगा V इंटू वोल्ट इंटू धारा। तो 250 इसकी टोटल शक्ति है, और धारा कितना है तो 5 एम्पियर बह रहा है। तो यहाँ से हमें ये वोल्ट है ना, इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 5 यहाँ पे हो जाएगा 125, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, 1250 यहाँ से आ गया। और ये जो यहाँ पे क्षमता का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा W यानी वाट। अब यहाँ से प्रत्येक बल्ब की शक्ति यानी बल्ब की शक्ति पावर 25 आ जाएगा, 25 वाट। अब यानी जलाए जाने वाले कुल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल बल्बों की संख्या जैसे हम N बराबर मान लेते हैं P टोटल बटे के P टोटल, जो P टोटल निकला है वो कितना है 1250, तो यहाँ पे हो जाएगा 1250 और बटे में, और यहाँ पे जो P है वो कितना आया है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 25 यानी कि 125 को कितने बार में काटेगा 5 बार में, और ये 01, तो इस तरीके से यहाँ से आंसर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। 50 यहाँ से आंसर निकल गई, तो यही पूरा टोटल इसका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन चौथा दिया है कि 2 बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो को एक 220 वोल्ट की, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करना है आप सभी को। तो आप सभी लोग इसके धारा की गणना कर लीजिएगा। यहाँ पे P1 बराबर 100 दिया है और V2 बराबर 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही इजी सूत्र है, I1 बराबर पहले P1 बटे के V के बारे में आपको निकाल लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र हो जाएगा I2 बराबर P2 बटे के V, इसके बारे में आपको रख देना है मान। बाकी समांतर क्रम में तक कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा, उसको रख करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ये आप सभी के 0.73 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद सप्लाई लाइन में निर्गत कुल धारा जो है 8/11 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। हल कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने सूत्र बता दिया। अथवा में समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है। संयोजन के लिए निष्कर्ष भी आप सभी को लिखना है।
तो आप लोग इसका सूत्र स्थापित कर लीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सरल है। 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही आप सभी को निकालना है, कर लीजिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। उपखंड ख, निम्नलिखित में से आपको आईपीएससी नामकरण करना है और ये एक नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए COOH यहाँ पे लगा है, ठीक है, COOH यानी ओइक समूह लगा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। तो पहले कार्बन को कहेंगे मेथेन, दूसरे को एथेन और तीसरे को प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन प्लस ओइक बराबर प्रोपेनोइक। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल भी लिख सकते हो आप लोग, प्रोपेनोइक अम्ल। और उसके बाद देखिए इसका CH3 और C ट्रिपल बांध CH इस तरीके से है। तो ट्रिपल बांध जो है आयन को दिखाता है, किसको दिखाता है? आयन को। और 1 2 3 यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। इसको क्या लिखेंगे? प्रोपाइन, ठीक है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए है भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पे एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे है 6 नंबर में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दहन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया दोनों 1 नंबर का है, दोनों का आपको टिप्पणी लिखना है, लिख लीजिएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन है धातु में अधातु में अंतर आप सभी को लिखना है। तो धातु और अधातु में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। धातु जैसे हो गया मेटल जिसे कहते हैं, धातु में ये लोहा हो गया, धातु हो गया जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और अधातु जैसे चेयर हो गए, कुर्सी, ये जो पेज देख रहे हो ये अधातु है, तो इसके बारे में लिख सकते हो आप लोग। और बाकी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे धातु पर मूर्छा लगना को समझाइए। धातु पर लोग कहते हैं ना मूर्छा लग गया, बरसात के मौसम में अगर कोई आप लोग लोहे की कील को 1 दिन तक बाहर बारिश में फेंक दीजिए, दूसरे दिन उठाओगे तो वो काले से रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर वो जो रेड कलर का परत चढ़ता है उसी को मूर्छा कहते हैं। अगर उसी को आप लोग कलर करके या पेंट करके फेंकेंगे ना तो उसमें कोई मूर्छा नहीं लगेगा। कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाना है। 2 नंबर में क्वेश्चन ये भी है, 2 नंबर में ये सभी क्वेश्चन भी थे। अथवा में देखिए निम्न पर आपको संक्षिप्त लिखना है, इसको कीजिए या तो इस क्वेश्चन को कीजिए। सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? ये आपके 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। ये सभी ना हमारे चैनल पे जो है साइंस में पास होने की ट्रिक की वीडियो है, साइंस में टॉपर की कॉपी कैसे लिखे, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। यहाँ से देखिए उपखंड ग स्टार्ट होता है जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 8वें का क्वेश्चन है ग्लूकोज अणु में ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ख क्वेश्चन है पादपों में जल तथा खनिज लवण के संवहन का वर्णन करना है, ठीक है। किस तरीके से आप सभी को लिखना है पूरा अच्छे तरीके से, चैनल पे इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, इस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में 2 नंबर में है। अगला देखिए क्वेश्चन है 9 निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी टिप्पणी लिखनी है सिर्फ। प्रतिवर्ती क्रिया और खाद्य जल एवं खाद्य श्रृंखला जो कि 2-2 नंबर में है, कर लीजिएगा। और अथवा में देखिए क्वेश्चन दिया है एक लिंगी तथा उभय लिंगी यानी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक उदाहरण भी आप सभी को लिखना है, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है यानी कि परागण की परिभाषा लिखिए। विभिन्न प्रकार के परागण का नाम लिखना है तथा किसी एक का वर्णन आप सभी को करना है। ये आप सभी का यानी पहले ये लिखोगे तो 2 नंबर और इसको लिखेंगे तो 2 नंबर, 4 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यानी त्रैमासिक एग्जाम और आप सभी के बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 की परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का आपको वर्णन करना है, 6 नंबर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी हर साल आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा में देखिए निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, पादप हार्मोन और परितंत्र, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा आप लोग मादा जनन तंत्र
और नर जनन तंत्र की भी आप लोग चित्र के साथ तैयार कर लीजिएगा वर्णन, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोग जो है पाचन तंत्र का जो है उसका भी चित्र तैयार कर लीजिएगा, हृदय का चित्र तैयार कर लीजिएगा। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस पूरे पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के पेपर चैनल पे आ चुके हैं।